आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा से आईडीएफ की वापसी के लिए इजराइल तैयार। इजराइल ने किया गजा में बफर जोन का प्लान पेश। 60 लाख से लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। डीजीपी प्रशांत बोले, अकीदतमंदों को मिल रही बेहतर सहूलियत। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन ने एलएसी के पास मिलिट्री ड्रिल की शुरू। बीजेपी लीडर ने मुसलमानों के खिलाफ की बयानबाजी, कहा हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने नहीं पहुंच रहे लोग। दवाइयों की कमी की वजह से 28% कम पहुंचे मरीज। सीएम मोहन यादव ने उठाया बड़ा कदम, मुस्लिम नामों वाले करीब 11 गाँवों के बदले नाम। साइबर ठगी की शिकार खातून ने की खुदकुशी, कब्र से लाश निकालेगी पुलिस। पीएम मोदी ने जेड मोड टनल का किया इफ्तिताह। गांदरबल से लेह तक सुगम होगी यात्रा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ रही नजदीकियां। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तिजारत पर बनी रजामंदी। इजराइल आखिरकार गजा से आईडीएफ को वापस बुलाने के लिए तैयार हो गया है। इजराइल ने दोहा में सालिसों को एक मंसूबा पेश किया है, जिसमें गजा से मुमकिन जंगबंदी मुआहिदे के कई दौर के बाद इजराइल ने तफसील पेश की है। उधर फिलिस्तीन के एक सीनियर अफसर का कहना है कि हमास और इजराइल मुआहिदे के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलीवन ने भी सीएनएन से कहा कि हम गजा मुआहिदे के बहुत करीब हैं और मुमकिन है कि ये मुआहिदा 20 जनवरी से पहले हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने दोहा में सालिसों को एक मंसूबा पेश किया है, जिसमें इजराइल ने गजा की सरहद के साथ 1.5 किलोमीटर के बफर जोन की दरख्वास्त की गई है, जो इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। इससे पहले 300 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन समझा जाता था, जबकि वहां इजराइल की फौज मौजूद नहीं थी। लेकिन नए बफर जोन में दाखिल होने पर इजरायली अफवाज को गोली चलाने का हक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो चुका है, जहां पहले और दूसरे दौर में इजरायली कैदियों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, तो वहीं आईडीएफ भी पहले और दूसरे दौर में गजा से पीछे हट जाएगी। जिन पर अभी बातचीत चल रही है, उसमें इजराइल ने कहा है कि उससे ये जानने का हक है कि कितने यरगमाली जिंदा हैं और फिलिस्तीनी कैदियों को कहां रिहा किया जाएगा। उधर फिलिस्तीन के एक अफसर का कहना है कि इजराइल और हमास ने मुआहिदे के रास्ते में आने वाली अहम रुकावटों को दूर कर लिया है और दोनों फरीक मुआहिदे के बहुत करीब है। अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि मिस्र, कतर और ट्रंप इंतजामिया की मुदाखलत से मुआहिदे की राह में आने वाली रुकावटों को दूर कर लिया गया है। ताहम उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास ने तमाम मुज़ाकरात के दौरान अपना सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखा है। वहीं व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलीवन ने मुआहिदे होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि बाइडेन अपना ओहदा छोड़ने से पहले किसी भी मुआहिदे पर पहुंचना चाहते हैं। इसी बीच नेतन्याहू ने अमेरिकी एनवॉय से भी मुलाकात की है और मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि एक वफद को कतर भेजा है, जिसका मकसद जंगबंदी मुआहिदे को तय करना है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत आज से हो गई है। लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। सुबह से ही प्रयागराज के घाटों पर भारी भीड़ देखी गई और अकीदतमंदों में खुशी भी देखी गई। बताते चले कि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है और बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन किया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ 2025 आज से शुरू हो गया है और लगभग 60 लाख लोगों ने अकीदत की डुबकी लगाई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पारंपरिक पुलिस इंतजाम के अलावा अकीदतमंदों को बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। इस बार कुंभ भव्य, दिव्य और डिजिटल और महफूज हो, इसके लिए सभी इंतजामात किए जा चुके हैं। मुल्क एक तरफ जहां आर्मी डे की तैयारियों में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ चीन ने एलएसी के पास कॉम्बैट ड्रिल शुरू कर दी है। चीन की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंट की मौजूदगी में ये वॉर ड्रिल स्टार्ट कर दिया है। चीन के इस कॉम्बैट ड्रिल में सभी इलाकों में इस्तेमाल लाए जाने वाले व्हीकल्स और ड्रोन समेत सेना की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चीन की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सभी लीडर अमन सुकून बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर
21 अक्टूबर 2024 को एक एग्रीमेंट हुआ था। यह एग्रीमेंट 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों मुल्कों के बीच बड़े तनाव को कम करने के लिए इस कदम को उठाया गया था। इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों ने इलाकों में गश्ती बहाल करने पर सहमति जताई थी। भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के वजारत खारजा वांग यी के बीच हुई मीटिंग के बाद यह एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच टकराव बना हुआ है। चीन की ये ड्रिल महज ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। चीन स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसा कर रहा है। वह मुतनाज़ा इलाकों में तेजी से सेना जुटा रहा है। इस सबके बीच सवाल उठते हैं कि आखिर भारत के बॉर्डर पर चीन जंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। ये सभी चीजें एक तरफ इशारा कर रही हैं। क्या चीन किसी बड़े हमले की तैयारियों में जुटा है? केरल के बीजेपी लीडर पीसी जॉर्ज के खिलाफ मुसलमानों के लिए नफरती बयान देने के लिए केस दर्ज किया गया है। उन्होंने इस हफ्ते एक टीवी डिबेट में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की थी। केरल के कोट्टायम जिले की पुलिस ने बीजेपी लीडर के खिलाफ एक्शन लिया है। मुस्लिम यूथ लीग म्युनिसिपल कमेटी ने इस मामले में बीजेपी लीडर के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया है कि जॉर्ज ने एक टीवी डिबेट में मुसलमानों के खिलाफ फिरकावाराना बयान दिया। अपने मुतनाज़ा बयान में जॉर्ज ने कहा था कि मैं एराटुपेट्टा में बैठकर यह कह रहा हूँ, यहाँ की 40,000 की आबादी में से 38,600 मुसलमान हैं। इस दुनिया में कहीं भी आप जैसी बददिमाग फिरकावाराना ताकतें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम समाज भारत में सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाने के लिए रह गया है। उन्होंने कहा मुसलमानों में भारत के लिए मोहब्बत नहीं है। आपको भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान चाहिए, तो फिर पाकिस्तान चले जाओ। जॉर्ज के इस बयान के बाद हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें इसके लिए अवामी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर मोहल्ला क्लिनिक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने सेहत के सूबे में तारीखी काम किया है और लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट बनाई और आरटीआई दायर कर बताया कि पिछले साल 28% तक मरीजों में गिरावट आ चुकी है। साल 2023 के मुकाबले में ये तादाद काफी कम रही है। बताया जा रहा है कि मरीजों को जरूरी दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक में नहीं मिल रही थी, उसी वजह से उनका वहां जाना कम हो गया। पिछले साल तक दवाइयों की कमी मोहल्ला क्लिनिक में एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी हुकूमत पर जमकर निशाना भी साधा था। अब आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2023 में 1.94 करोड़ लोगों ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाया था, लेकिन पिछले साल ये तादाद गिरकर करीब 1.39 करोड़ तक पहुंच गई। जानकार बता रहे हैं कि इस गिरावट की असल वजह तो दवाइयों की कमी ही है। इसके ऊपर कई जगहों पर डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। उसने भी मोहल्ला क्लिनिक में लोगों की मौजूदगी को कम कर दिया है। राजधानी में करीब 546 मोहल्ला क्लिनिक है और इस वक्त भी वहां 60% से ज्यादा महिला डॉक्टर हैं। वजह बताई गई कि इसकी वजह से महिला ख्वातीन आराम से अपना इलाज करवा पाती हैं। वैसे अभी इस वक्त ज़रूर मरीजों की तादाद कम हुई है, लेकिन जब मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुआ था उसके कुछ सालों तक लगातार मरीजों में इजाफा भी देखने को मिला था। मध्य प्रदेश के नामों को बदलने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने यहाँ 11 गांवों के नामों को बदला है। ये सभी 11 गांवों के नाम मुस्लिम बिरादरी के नाम पर थे, अब इनका नाम हिंदू नामों पर रख दिया गया है। जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि लोगों की मांग थी कि इन नामों को बदला जाए, इसके बाद ये बदलाव किया गया है। मोहन यादव ने काला पीपल तहसील में एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए ये ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि निपनिया हिसामुद्दीन को निपनिया देव, डाबला हुसैनपुर को डाबला राम, मोहम्मदपुर पबड़िया को रामपुर पबड़िया, खजूरी इलाहाबाद को खजूरी राम नाम से जाना जाएगा। वहीं हाजीपुर को हीरापुर, मोहम्मदपुर मचनाई को मोहनपुर, रिछरी मुरादाबाद को रिछरी, खलीलपुर ग्राम पंचायत सिलोंदा को रामपुर, अंछोड़ को ऊंचावाद, घट्टी मुख्तियारपुर को घट्टी और शेखपुर बोंगी को अवधपुरी कहा जाएगा। मोहन यादव ने प्रोग्राम के दौरान रियासती हुकूमत की लाडली बहन योजना के तहत करीब 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में करीब 1,553 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ के चिलकाना इलाके में पिछले हफ्ते मुबैना तौर पर एक 26 साल की मुस्लिम खातून ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उसे दफना दिया गया था। अब इस खातून की लाश को कब्र से दोबारा निकाला जाएगा और इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मुस्लिम लड़की के खानदान वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराए बिना ही लड़की की लाश को दफना दिया था। एक पुलिस अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन बाद पड़ोसियों और रिश्तेदारों के कहने पर खातून की मां वकीला ने चिलकाना थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम एसडीएम की निगरानी में किया जाएगा। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि मोहल्ला हामिद हसन की रहने वाली मुस्लिम खातून रानी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुई थी। साइबर धोखाधड़ी में खातून ठगी का शिकार हो गई। इससे उसको सदमा लगा और उसने 4 जनवरी को जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जैन ने बताया कि उसकी मौत के पीछे की सच्चाई सामने आने के बाद सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने रानी की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के हुक्म दिए हैं। पुलिस ने बताया कि रानी को शादी का झांसा देकर साइबर जालसाज ने करीब 1.5 लाख रुपए ठग लिए। मुलजिम ने उससे कहा था कि उसके खाते में 42 लाख रुपए जमा हैं और इसे निकालने के लिए उसे करीब 1.5 लाख रुपए टैक्स के तौर पर जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि जब रानी बैंक पहुंची तो उसे साइबर धोखाधड़ी की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ टनल का इफ्तिताह कर दिया है। अब गांदरबल से लेह तक का ये सफर काफी आसान होने जा रहा है। सुबह 10 बजे पीएम मोदी छुटकड़ी पहुंचे। उनके साथ मौके पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इलाकाई तरक्की को देखते हुए इस एक टनल को गेम चेंजर माना जा रहा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी सुधार होगा। मालूमात के लिए बताते चले कि जेड मोड़ टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है। करीब 2700 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश रहेगी कि जोजिला टनल जल्द ही बन जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सोनमर्ग का विकास गुलमर्ग की तरह किया जाए। कश्मीर में एक और स्कीइंग डेस्टिनेशन बनेगा। वैसे इस टनल की खास बात यह है कि एक बार में 11,000 वाहन यहां चल सकते हैं। ऐसे में सयाहों के लिए काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। उनके समय की बचत तो होगी ही, इसके साथ ही सुकून और महफूज सफ़र भी मिलेगा। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही जोर दिया गया है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूनुस हुकूमत ने तिजारत और इकोनॉमिक ताल्लुकात को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए वीज़ा प्रोसेस को आसान बना दिया है। पाकिस्तान में बांग्लादेश के एम्बेसडर इकबाल हुसैन ने 11 जनवरी 2025 को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में बिरादरी को खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने वीज़ा जारी करते वक्त पाकिस्तानी एम्बेसडर चीफ के लिए बांग्लादेश से मंजूरी लेने की जरूरत को हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक हुसैन ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए दोनों मुल्कों के बीच तिजारती और सरमायाकारी बढ़ाना हमारी तरजीहत होनी चाहिए। हुसैन ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए इच्छुक है। पिछली दहाई के दौरान दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है, जिसका वह फायदा उठा सकता है। एम्बेसडर ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारत का सही इस्तेमाल नहीं हो सका। पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। जलगांव जिला मिल्लत प्राइमरी स्कूल में हाल ही में 3 रोजा सालाना खेलकूद कंपटीशन का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम शानदार रहा। तलबा ने अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन का मकसद जिस्मानी सरगर्मी, सेहतमंद जिंदगी को बढ़ावा देना और तलबा का हौसला अफजाई करना था। जिस तरह बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए जितनी तालीम की ज़रूरत होती है, इसी तरह बच्चों की सेहत भी ज़रूरी होती है। पिछले सालों की रिवायत को जारी रखते हुए इस साल भी मिल्लत प्राइमरी स्कूल में खेल कूद कॉम्पिटिशन का इनेकाद किया गया। नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने अफगान तालिबान हुकूमत की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को तालीम से दूर रखने के लिए तालिबान हुकूमत की कड़ी मजम्मत करते हुए उसे जिम्मेदार ठहराया है। मलाला का कहना है कि तालिबान ने अपने जुर्मों को सकाफत और मजहब की आड़ में छिपाकर औरतों के खिलाफ भेदभाव का निज़ाम कायम किया है। इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन मुस्लिम ममालिक में
लड़कियों की तालीम के मौजू पर उन्होंने कहा कि आसान लफ्जों में कहें तो तालिबान औरतों को इंसान नहीं मानता। वो अपने जुर्मों को सकाफती और मजहब की आड़ में छिपाते हैं। ये पॉलिसियां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं और इस्लामी तालीम में इनकी कोई बुनियाद नहीं है। तालिबान ने साल 2021 में अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार को गिराकर फिर से सत्ता हासिल कर ली और तब से औरतों को तालीम के हक से दूर करने सहित कई ख्वातीन मुखालिफ पॉलिसीज बनाकर अफगानिस्तान पर बेखौफ हुकूमत कर रहा है। पाकिस्तान में मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर इस्लामिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि OIC कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस समिट में इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद अल ईसा ने मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर बड़ा बयान दिया है। मोहम्मद अल ईसा ने मुस्लिम लड़कियों को तालीम से दूर रखने की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को तालीम से दूर रखना इस्लामी तालीम के खिलाफ है। मोहम्मद अल ईसा ने तालिबान की तरफ से लड़कियों की तालीम पर लगाई गई पाबंदी को सीधे तौर पर कहा कि किसी सही चीज़ पर पाबंदी लगाना सबसे बड़ा गुनाह है। अल ईसा ने सीधे तौर से तालिबान से शर्तों वाली पॉलिसीज़ के लिए इस्लाम को जिम्मेदार ठहराने को बंद करने को कहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम साफ तौर से औरतों की तालीम को सपोर्ट करता है। अल ईसा ने सरकारों और तंजीमों की गलत पॉलिसीज़ को सही ठहराने के लिए मजहब का गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि औरतों और लड़कियों को तालीम तक की पहुंच से दूर रखना पूरी तरह से गलत है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने शर्मन जोशी और साहिल खान की फिल्म स्टाइल और एक्सक्यूज भी देखी होगी। ये फिल्म साल 2002 के दौर में काफ़ी फेमस हुई थी। इन फिल्मों की वजह से एक्टर साहिल खान को काफ़ी शोहरत भी मिली, लेकिन वक्त के साथ साथ वे फिल्मी दुनिया से दूर होते चले गए। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने फैंस को उन्होंने एक बार फिर से सरप्राइज दे दिया है। साहिल खान बॉलीवुड से काफी दूर हैं और विदेश में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। साहिल खान ने हाल ही में अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड मिलेना एलेक्जेंड्रा से दूसरी शादी की, जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया। साहिल खान ने शादी के सरप्राइज के साथ साथ आज एक और सरप्राइज अपने फैंस को दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बीवी ने इस्लाम मजहब अपना लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए साहिल खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मेरी बीवी मिलेना ने इस्लाम मजहब अपनाने का फैसला किया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।